So our topic for today is what? Environmental management. But before we begin with environmental management, you all have heard the name environment. What is environment? Very common word, हमेशा बुक में आता है. Environmental studies हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, स्कूल डेज से कर रहे हैं, right? So what is environment? एनवायरमेंट इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस. वो क्या हो सकता है? वो केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है. वो क्या है? एनवायरमेंट है. सो ऑल दीज फैक्टर्स जो हमारे आसपास है, कैसा हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे ये हम पर डिपेंडेंट है और कैसे हम इन पर डिपेंडेंट है और कैसे हमको अफेक्ट करते हैं, वो क्या है? हमारा एनवायरमेंट है, सराउंडिंग है. ठीक है. अब एनवायरमेंट में हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स भी है. एनवायरमेंट में इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम में दो टाइप के फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक मीन्स सिंपली living things, abiotic simply means what? non-living thing. हमारे आसपास जो भी जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये हमारा अबायोटिक फैक्टर है. और बायोटिक में जैसे कि हमारे आसपास प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या है? बायोटिक फैक्टर्स है. तो मतलब ओवरऑल बायोटिक और अबायोटिक मिला के ही क्या हो रहा है? काम चल रहा है. अगर हम ऐसे बोले कि नहीं बायोटिक को तो जरूरत ही नहीं है अबायोटिक की, तो ये गलत होगा. क्योंकि भले ही हम लिविंग है, एयर वाटर सॉइल नॉन लिविंग है, लेकिन बिना एयर वाटर सॉइल के, बिना एयर के लाइफ पॉसिबल है? इनहेल कर पाएंगे? नो. बिना वाटर के कुछ हो सकता है? नहीं. अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करने का एक बड़ा रीजन वाटर ही तो है, राइट? और इसके अलावा जो सॉइल है, जो भी हम खाते हैं, वो सारा फूड कहाँ पे ग्रो होता है? उसकी एंकरिंग सबकी कहाँ होती है? सॉइल में होती है. तो इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल आर नॉन लिविंग, बट लिविंग आर हाईली डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग फैक्टर. यू कैन से अबायोटिक फैक्टर. तो this together is known as what? Ecosystem. Now where is ecosystem? Ecosystem अगर आप ट्री है, ट्री पे बर्ड्स है, उसके रूट्स में छोटे एंड्स है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो ट्री को भी उसके स्टेम पे भी लिजर्ड्स है, कैमेलियंस है ना? तो मतलब वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, उन पे डिपेंडेंट है और मिला जुला के काम चल रहा है. अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम देखोगे, छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, एल्गे है, उनको छोटी फिश खाती है, छोटी फिश को उससे बड़ी फिश खाती है, उसको उससे बड़ी फिश खाती है ना? और हम उसको खा जाते हैं. तो मतलब इकोसिस्टम हर जगह है, चाहे वो वाटर हो या ट्री हो या फिर सॉइल. सॉइल में भी क्या है? वो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वहीं पैदा होते वहीं मर जाते हैं. तो सॉइल इज ऑल्सो अ बिग इकोसिस्टम. ओके. सो इकोसिस्टम इज एवरीवेयर. यहाँ तक कि अगर जब बाद में थोड़ा सा खड्डा जाता है ना, रोड में खड्डा हो जाता है, वहां पर भी इकोसिस्टम होता है. फिर आपको टैडपोल्स देखने को मिल जाएंगे, रोडी फिश देखने को मिल जाएगी, मस्किटोज के एग दिख जाएंगे, लार्वास दिख जाएंगे, राइट? सो वेयर इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम हर जगह पर प्रेजेंट है. खाड़ी में, गटर में, ग्रासलैंड में, हर जगह पर क्या है? इकोसिस्टम है. वहां पर एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है. दिस इज अ ब्रॉड व्यू ऑफ व्हाट? इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल तुमको मैं एक फूड चेन बताना चाहूंगी, तुमने बहुत बार सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा. फूड चेन क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रास है ना? तो ग्रास पे डिपेंडेंट ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा. ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा. फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा. स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा. लास्ट में ईगल जब वो मर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज कर दिया जाएगा डिकम्पोजर द्वारा. तो ये पूरा क्या हुआ? ये फूड चेन है. क्या है? फूड चेन. तो ये है हमारा प्रोड्यूसर. हमेशा याद रहिए यूनिवर्स में सिर्फ एक ही क्या है? प्रोड्यूसर है. मतलब तुमने सुना होगा ना कॉन्सेप्ट ऑटोट्रॉप वाला और हेटेरोट्रॉप वाला.
क्या होते हैं ऑटोट्रॉप, क्या होते हैं हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोज आर सेल्फ डिपेंडेंट और दे कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, सेल्फ डिपेंडेंट या फिर सेल्फ मेकिंग। हेटेरोट्रॉप आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही क्या है, ऑटोट्रॉफ है, बाकी सबके सब क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। तो ये प्रोड्यूसर है, इस पे डिपेंडेंट ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इस पे डिपेंडेंट ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है, ये प्रेडेटर है और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर डिकम्पोजर है। तो ये पूरा एक फूड चेन है, ये इकोसिस्टम है। तो ऐसा फूड चेन हर जगह पे क्या है, एग्जिस्ट करता है। ये अगर हम सिंपली दिखा रहे तो ये फूड चेन है। अगर ऐसा बहुत सारा होता है, इसको कोई और भी खा रहा है और भी कोई खा रहा है ना, पर उसको भी कोई और खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है वो भी खा रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा ऐसा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। जब बहुत सारे लिविंग बींग्स बहुत सारे दूसरे लिविंग थिंग से क्या होते, डिपेंडेंट होते या उन पे इम्पैक्ट करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, जो फॉरेस्ट में बड़े बड़े इकोसिस्टम में पाया जाता है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ओके, फिर अभी हम अगर ये बात कर चुके हैं बायोटिक और अबायोटिक वाली, तो अभी हमको ये भी देखना है कि एनवायरमेंटल बैलेंस, हम समझ में आ गया कि एनवायरमेंट क्या है। अब एनवायरमेंटल बैलेंस के कुछ पॉइंट्स हमने 9th में भी डिस्कस किया था कि दो टाइप के साइकिल्स होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल में, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, कि कैसे हम लोग हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, प्लांट उसको रिलीज करता है, वो हम इनहेल करते हैं, जो हम CO2 देते हैं वो प्लांट इनहेल करता है। तो कैसे हम क्या करते हैं, गैसियस साइकिल मेंटेन करते हैं, है ना। जैसे कि तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है कि सन राइज से, टेम्परेचर से वाटर इवेपोरेट हुआ, क्लाउड फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर रेन आई, फिर वापस वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये था हमारा वाटर साइकिल। ऐसे ही हमारे पास है क्या, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सारे साइकिल्स हैं, राइट, है ना। तो जो भी हम लोग गैसियस का बैलेंस करते हैं वो क्या होता है, एनवायरमेंटल साइकिल में ही आएगा, बैलेंस में ही आएगा गैसियस साइकिल। जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट का मीनिंग क्या होता है, सेडिमेंटरी साइकिल। तो जैसे कि अभी हम प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, वो ग्रो कहाँ पर हो रहे हैं, सॉइल में हो रहे हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वही एब्जॉर्ब करके वो ग्रो हो रहे हैं। तो अगर इतने हजारों साल से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि प्लांट जो सॉइल है उसका न्यूट्रिएंट्स खत्म क्यों नहीं हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं, वो भी खत्म हो जाते अगर क्या नहीं होता, अगर साइकिल नहीं होती। अब साइकिल क्या करती है, जो भी डेड एनिमल, प्लांट, बर्ड्स, ह्यूमंस सब जब डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये डिकम्पोजर का काम ही क्या है, डिकम्पोज कर करके जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में, कहीं प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी है सबको डिकम्पोज करके कहाँ पे लेकर आना, सॉइल में लेकर आना, और सॉइल में क्या बढ़ाना, न्यूट्रिएंट बढ़ाना। तो वो क्या है, तो उससे क्या बैलेंस होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल। ऑलराइट, so this was a short overview of the environment. Okay, so what all the things are there in the environment, क्या क्या है, कैसे कैसे वो चल रहा है, ये सब ठीक है, but actually the current urgent need of the hour is that how was the environment provided to us, and at present what we have done to it. Okay, so if you all have heard about the term environmental conservation, to conserve means to protect, but before we proceed to protect, first we should understand that what are the hazards, or we can say what are the damages जो हो रहे हैं एनवायरमेंट को, और हमको उसको किससे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट तो करना है किससे, है ना। तो एनवायरमेंटल
कंजर्वेशन को समझने से पहले हमको समझना है कि एनवायरनमेंट के सामने चैलेंजेस क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक और कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। This means to destroy. Degrade means to destroy. Now this can be with the help of two factors, either natural factors or man-made factors, right? दो फैक्टर से क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, नेचुरल और मैन-मेड। नेचुरल में फॉर एग्जाम्पल देयर इज फॉरेस्ट फायर, जो हमने लास्ट ईयर से इस ईयर में बहुत फ्रिक्वेंटली देखा। यस, अमेज़न में, ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर और रिसेंटली उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। These all are example of natural factors responsible for degradation of environment. Apart from this, there are volcanic eruption, there are huge cyclones, flood. These all are natural factor leading to environmental destruction. लेकिन ये तो कभी कभी होते हैं, है ना? लेकिन हम हमारे काम पे एकदम जुटे हुए रहते हैं। Man-made factors. When we discuss about a man-made factors that destroys environment, that is what? Deforestation. Yes. दिनों दिन हम जंगल काट रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट करने के लिए। देन हम खुद से भी आग लगाते हैं फॉरेस्ट में। मैन-मेड फॉरेस्ट फायर्स, फॉर कल्टीवेशन हो या फिर फॉर द गेन ऑफ वुड्स हो या फिर फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट हो, फॉरेस्ट फायर्स। पोल्यूशन तो भर भर के करते हैं, एयर, वाटर, साउंड, लैंड, हर टाइप का पोल्यूशन कर रहे हैं, राइट? सो दीज आर सम फैक्टर्स। कीप राइटिंग विथ मी ओनली। Okay, there are many more factors which I leave up to you to add. Okay, so now when I talk about deforestation, so what do you think when you cut a tree, only tree has been cut? That is not the case, because when you cut a tree, along with that tree, see, no doubt that particular tree is lost, but the birds, the reptiles, the microorganisms that depended for their food and shelter on the tree are again lost. So in this manner, you don't cut a tree, you destroy an ecosystem. You destroy an ecosystem which was completely dependent on the tree. Again, in case of deforestation or forest fire, जब काटते चले जा रहे हैं जंगल, तो आप ये तो नोटिस नहीं कर रहे हैं, ओ ये तो आम का झाड़ है, आम तो मेरा फेवरेट है, मैं इसको नहीं काटूंगा। हाँ, ये तो ये स्पीशीज का फ्लावर है जो बहुत ही कम बचे हुए हैं, इसको हम नहीं जलाएंगे। ऐसा तो नहीं होता, सब साथ में ही कटते चले जाते हैं, आगे से जलते चले जाते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्पीशीज है जो ऑलरेडी एंडेंजर्ड थे। एंडेंजर्ड मतलब कि ऑलरेडी उनका काउंट, उनका नंबर बहुत कम था, और ये घटना घटने से, ये फॉरेस्ट फायर से या डिफॉरेस्टेशन से उनका नंबर ट्रेमेंडसली कम हो गया है, विच में लीड टू देयर एक्सटिंक्शन इन द फ्यूचर। व्हाट इज एक्सटिंक्शन नाउ? लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। जैसे कि डायनासोर, हम में से किसी ने भी कभी भी डायनासोर को नहीं देखा। इंसानों के बसने से करोड़ों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे वो लोग। जो भी आप देखते हो, हाँ आपका जवाब होगा मैंने देखा, वो मूवी में देखा। वो सब फॉसिल के बेसिस पे एनिमेटेडली बनाया गया है, राइट? तो दैट इज व्हाट एक्सटिंक्शन। देन रिसेंट में अगर वो है तो डोडो बर्ड, द डोडो, वो भी एक्सटिंक्ट है ना? तो एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं प्लांट के स्पीशीज या रेप्टाइल्स के स्पीशीज या एनिमल्स के या बर्ड्स के स्पीशीज, बिकॉज ऑफ व्हाट? फॉरेस्ट फायर और डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद जो पोल्यूशन है,
पॉल्यूशन के बारे में आप लोग सब लोग जानते हो कि व्हाट इज पॉल्यूशन, एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एनवायरमेंट. सी हाउ विल यू डिफाइन पॉल्यूशन? फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल. देखो चेंज दो टाइप के होते हैं. यू चेंज योरसेल्फ आइदर फॉर अ गुड रीजन or for a bad purpose, right? So in this manner there is a change, और वो change कैसा है? Undesirable. We use the word undesirable, जो नहीं होना चाहिए था, जो हम नहीं चाहते, which is not fit for us. So physical, chemical and biological change in the environment is called what? Pollution. Now how can we prove this all? If I say water pollution, ठीक है, इसमें फिजिकल चेंज, तो फिजिकल मीन्स जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसका कलर, उसका ओडर, ओडर मीन्स स्मेल, ओके, उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं और जो गंदे से पानी का गंदा हो जाना, ग्रीनिश ब्लैकिश हो जाना, दैट इज फिजिकल. ओडर बदबूदार, क्योंकि ओरिजिनली वाटर इज व्हाट? कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस. उसमें क्या जाना? चेंज. केमिकली वाटर का एक केमिकल कंपोजिशन है, एक सॉल्ट का अमाउंट है उसमें प्रोपोर्शन में, उसमें चेंज आना, और अनवांटेड या अनडिजायर्ड चीजें उसमें पाए जाना, है ना. बायोलॉजिकल मीन्स वाटर में भी जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं या फिर जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उनमें किस टाइप के और माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं. कुछ गंदे प्रोटोजोअन्स पाए जा रहे हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से दिस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल अनडिजायरेबल चेंज विच मेक्स लिविंग लाइफ अनफिट, और एल्स यू कैन से which is unfit for living thing is called what? Pollution. Correct? This is very precise definition of pollution. The other thing is what? A pollutant. Any substance responsible for pollution is called what? Pollutant. For example, हम प्लास्टिक चिल्लाते हैं लैंड पोल्यूशन के लिए, तो प्लास्टिक is a pollutant responsible for land pollution. CO2 कार्बन चिल्लाते हैं, पोल्यूटेंट है एयर पोल्यूशन के लिए. Am I very clear? अच्छा, अभी पोल्यूशन में बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन होते हैं ना. गैस है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. कौन सा मैटर? लफड़े वाला नहीं, SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. अच्छा, हम लोगों ने ठंडी के मौसम में हमेशा न्यूज आती है कि दिल्ली में छाया कोहरा, स्कूलों को मिली छुट्टी, है ना. तो ये क्या है? कोहरा. जो कोहरा है वो है फॉग, जो हम देखते हैं ना हिली एरियाज में, हिल स्टेशन में, महाबलेश्वर साइड में से दूर से कुछ से व्हाइट व्हाइट बादल जैसा जा रहा है, बहुत अच्छा नजारा आ रहा है, सीनरी बन रही है, वो फॉग है. लेकिन जो दिल्ली में छाया कोहरा, स्कूलों को मिली छुट्टी, वो क्या है? वो एक्चुअली फॉग प्लस स्मोक विच गिव्स व्हाट? स्मॉग. मतलब ठंडी के चलते फॉग तो है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है एयर में, है ना, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स काफी ज्यादा है, और प्लस स्मोक. अब ये स्मोक कहां से आया? इतनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है. देखो वर्ड्स पे ध्यान देते चलो, बाद में ऐसे नहीं बुक में आएगा तो घबरा जाएंगे, ये क्या आ गया, वैसे तो कुछ पढ़ा ही नहीं था. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ओके, देन बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब है इतनी तेजी से वहां पर इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, फैक्ट्रीज सेटअप किया जा रहा है. इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, फैक्ट्री सेटअप किया जाए. देखो मैं तुम लोगों को साथ में बताती, सब तीनों साथ में बताती हूँ. बहुत ज्यादा रूरल एरियाज क्या बनते जा रहे हैं? शहर बनते जा रहे हैं, है ना. सो रूरल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अर्बन, अर्बनाइजेशन. अगर रूरल अर्बन बन रहा है तो कैसे बन रहा है?
सिर्फ जीन्स पहन के घूमने से थोड़ी ना रूरल अर्बन बन जाएगा। क्या चाहिए वहां पर? शहरों की तरह वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जिसके लिए सड़कें चाहिए, जिसके लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। कल्टिवेटेबल लैंड मतलब ऐसा लैंड जो अंडर किसके था, कल्टिवेशन के, उसको क्लियर करके वहां पर रोड बनाई जाए, मॉल्स बने, थिएटर बने, है ना, चाट मसाले वाला सब ठेला लगे, खाओ गली बने, तब तो शहर का मजा आएगा, है क्या नहीं चैतन्य? इसके अलावा वहां पर अगर लोगों को जॉब देनी है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज का सेटअप करना पड़ेगा ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पैसे आएंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो इन सब चीजों की जो रेट है ग्रोथ की, वो बहुत फास्ट होने के चलते हमारा एनवायरमेंट क्या होता जाता है, बहुत ज्यादा हैम्पर होता है, डैमेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? मुंबई में ही लास्ट ईयर मेट्रो का शेड बनाने के लिए, और मेट्रो शेड मतलब जो मेट्रो में चलने वाली ट्रेन है, वो ट्रेन जब नहीं चल रही तो उसके पार्किंग के लिए, उसकी सर्विसिंग के लिए शेड कहाँ बनाना था? आरए में, आरए कॉलोनी, विच इज द ओनली नोन लंग्स ऑफ मुंबई। मुंबई में और कहीं फॉरेस्ट नहीं सिवाय किसके? आरए फॉरेस्ट के। तो हम सब मुंबई की लंग्स है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन वहीं से आता है। और अगर तुम लंग में ही कोरोना डाल दोगे तो क्या होगा? देखो कोरोना में क्या हो रहा है, लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो इंसान क्या हो रहे हैं? हो रहे कि नहीं हो रहे? तत्काल में जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो वैसे ही अगर मुंबई का भी लंग्स अफेक्ट हो जाए तो हम इनहेल कहां से करेंगे? तो मतलब डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट का सत्यानाश। राइट राइट। तो जैसे कि भाईंदर की खाड़ी बोलते हैं, अब पहले वो नदी थी, अब क्या बन चुकी है? खाड़ी। इतनी बहुत वाइड थी, वो बहुत चौड़ी थी, अब वो सिमट सिमट कितनी हो गई, एकदम नाले जैसी। तो ये क्या है? डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरमेंट का नुकसान। तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोड वाइड करना चाहते हैं और रास्ते के सारे झाड़ मिटा देते हैं, फिर डिवाइडर पे छोटे छोटे से पौधे लगा देते हैं जो 2 महीने बाद फिर सूख के गिर जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरमेंट के कॉस्ट पे हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इससे हम लोग आगे नहीं जा रहे, इससे हम लोग पीछे आ रहे हैं। अगर जिंदा बचोगे तब जाओगे ना मेट्रो में, तब जाओगे ना रोड से फटाफट। जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो करोगे क्या? मेट्रो का, रोड का, स्काई वॉक का, फ्लाईओवर का, अंडरग्राउंड का, सबवे का। समझ रहे हो बात? तो इन सब चीजों की बढ़ती रेट के वजह से दिल्ली में जो ये कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड बन रहे हैं खटाखट, मेट्रो बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट के पार्टिकल्स है, वो जो भी कंस्ट्रक्शन के जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स कहाँ चले आते हैं? इतने माइन्यूट के एयर में चले जाते हैं। और वो पार्टिकल्स के आजू बाजू, कहां कहां? आजू और बाजू क्या आ जाता है? वाटर ड्रॉपलेट। समझ रहे हो? तो जिसकी वजह से फॉग along with the smoke makes what? Smog, which gives zero visibility. What is zero visibility? मतलब अगर मैं यहां खड़ी हूं तो एक हाथ दूर भी मुझे नहीं दिख रहा कि वहां पर कौन है। इतना ज्यादा क्या होता है, पूरा ब्लर हो जाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसके वजह से हर साल इन दिनों बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड होते हैं दिल्ली में। एक्सीडेंट्स भी कैसे? एक को इसने ठोका, उसको उसने ठोका, उसने ठोका और ठोका 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 बहुत दूर तक ठोका। समझ रहे हो बात? 10-15 गाड़ियों ने ठोका ठोका ठोका, है ना? तुम लोग को गाना याद आ रहा होगा ना, ठोका ठोका वाला। Which gives what? Zero visibility. समझ में आ रहा है स्मॉग क्या है? Just note this some points. Chaitanya's question is, miss, what we can do to prevent a smog? See, for preventing a smog, क्या करना होगा हमें? देखो अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक किसी भी एरिया का एक परसेंटेज होता है कि उतना अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए। किसी भी एरिया का 33% एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? सारे हार्मफुल गैसेस क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे, और जो एनवायरनमेंट है क्या बना रहेगा? क्लीन और क्लियर बना रहेगा। लेकिन बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो यहाँ पर
only 17% एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। समझ रहे हो? तो बाकी सारे जो भर भर के गैसेस रिलीज हो रहे हैं, पर्टिकुलर मैटर रिलीज हो रहे हैं, वो तो सब कहाँ जाएंगे? एयर में ही जाएंगे। पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है और उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे एफर्ट्स है वो बहुत कम है। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज द नीड? जरूरत क्या है? नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना? क्यों हम कंजर्व करें? का है, जरूरत का है। जरूरत है कि नहीं? जरूरत तो है भाई, क्योंकि एनवायरमेंट है तो हम हैं। अगर एनवायरमेंट नहीं रहेगा तो हम भी तो नहीं रहेंगे ना। तो एनवायरमेंट को कंजर्व करने की जरूरत है फॉर अ फ्यूचर जनरेशन तो है ही, बट फॉर दिस जनरेशन ऑल्सो। अगर एनवायरमेंट डिस्टर्ब्ड है तो जो हाइड्रोलॉजी साइकिल है, मतलब कि जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, गैसियस साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, ना हमें ठीक से ऑक्सीजन मिल रहा है, ना ठीक से पानी मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, फिर फ्लड आएगा, सुनामी आएगी, कतरीना आएगी, सब डूब डूब के मरेंगे। नाउ व्हाट इज कैटरीना? नॉट मूवी वाली कैटरीना, सुनामी पता है ना, सुनामी फ्लड का नाम है, वैसे ही एक बहुत बड़ा फ्लड होता है कैटरीना, कतरीना, कतरीना। ओके, फिर अभी जो उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर है, जो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर था, ये सब किसका रिजल्ट है? ये सब क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है। मतलब कि इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो चुका है, गर्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है, फॉरेस्ट ज्यादा सूख चुका है कि उतना सूखा हुआ फॉरेस्ट पे सन रेज से अपने आग क्या पकड़ ले रही है? चिंगारी। और चिंगारी क्या बन जा रही है? आग बन जा रही है। फिर उसके बाद में और गर्मी बढ़ेगी और इकोसिस्टम नष्ट होंगे, स्पीशीज लॉस्ट होंगी, प्लांट्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, सबकी। समझ रहे हो बात? तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको लगता है हम क्या कर लेंगे बैठे बैठे, बहुत बुरा हुआ, सिर्फ इतना ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, हर कोई अपना अपना बिड कर सकता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल जब हम रिसेंट की बात कर रहे हैं, एकदम करंट उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, ये बहुत बार हो चुका है और हर साल होता है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, जो लोकल लोग होते थे वो लोकल लोग उस आग को खुद एफर्ट्स लगाकर बुझा लेते थे, जिससे वो आग आगे बढ़ नहीं पाती थी। लेकिन आज के डेट में ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ना लोकल लोग इंटरेस्टेड है। सब कैसे बन चुके हैं, हम क्यों कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है तो, वो नहीं कर रहा है तो वो हम क्यों करें, ऐसे कर करके क्या हो रहा है, इतना कुछ बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मेन एक्चुअली हमारे पास लॉज भी है काफी सारे, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लॉज, डिफॉरेस्टेशन के लॉज, लेकिन वी ओनली हैव लॉज, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी पुअर। when it comes to implementation of those laws, it is very poor. That is why such is the case in our country. समझ रहे हैं बात? तो नीड क्या है समझ गए हो आपके, जो भी है वो किससे है, एनवायरमेंट से ही है। तो एक्चुअली इसमें हमको लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, बच्चों को एनवायरमेंट से प्यार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट अ बिट वी कैन गिव फॉर सेविंग एनवायरमेंट, वो भी क्या है, सोचना और करना बहुत जरूरी है। तो अभी जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई तो वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग और अनडेवलपिंग कंट्रीज जब मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स डेडिकेटेड है यूनाइटेड नेशंस के, जो सिर्फ किसके लिए हुई है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए हुई है। उसमें सबसे फेमस है 1992 का रियो डी जेनेरो की अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस। ओके, चेक इट आउट। सो environmental conservation is our social responsibility. Just now we have discussed how and why. There are also some laws given in your textbook. Please go through it and try to understand. There is also a story of a man named Malai Jadhav Molai Payeng.
ऐसे जो मैंने बोला ना, हम सोचते हैं कि अरे हम कर क्या लेंगे, एक जन क्या कर लेगा, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसी बात को प्रूव करता हुआ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी है, देखो वहां पर एक सुंदर से अंकल बने हुए हैं, हैंडसम से अंकल, जिनका नाम है जादव मोलाई पयंग, जिन्होंने कैसे एक अकेले आदमी ने क्या किया, इतना बड़ा जंगल खड़ा किया। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, रीड करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे। और इसके लिए उनको एक प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड इन आवर कंट्री। और वो जंगल को डेडिकेट किया गया उनके नाम पे, मोलाई जंगल। Then there is the topic of environmental conservation and biodiversity, which we again have discussed. Let me explain you all the meaning of a biodiversity. A bio means what? Living. Diversity means variations. आप प्लांट्स देख लो, एनिमल्स देख लो, बर्ड देख लो, रेप्टाइल देख लो, हमारे पास सब में वैरायटीज है भर भर के। वी हैव गॉट इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ स्पीशीज, दैट इज व्हाट बायोडाइवर्सिटी, जो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ पे, मोस्टली इन जंगल्स एंड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। ओके, सो इन दैट यू हैव अ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी। व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? मतलब सेम स्पीशीज के एनिमल है, पर वो लोग उनमें क्या है, जेनेटिक डिफरेंस है। जिसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल एप्पल आप खरीदते हैं, एप्पल में कई क्वालिटी होती है, शिमला के एप्पल अलग होते हैं, कश्मीरी एप्पल अलग होते हैं, ग्रीन एप्पल अलग होता है ना? तो उनमें क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो सब एप्पल ही, ठीक है। ऑरेंज में एक ऑरेंज होता है, मतलब संतरा, एक माल्टा होता है सब संतरा ही, डिफरेंसेस। स्पीशीज में क्या होगा बताओ? स्पीशीज में डिफरेंस है कि नहीं है? इतने सारे टाइप हमारे पास प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका स्पीशीज, डॉग और कैट अलग है कि नहीं, बर्ड और स्पैरो अलग है कि नहीं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, देन वी हैव इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। खाड़ी के अंदर का इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्री का इकोसिस्टम, मार्शी लैंड मतलब कीचड़ी इलाके का इकोसिस्टम, सब में क्या है, डाइवर्सिटी। और ट्रस्ट में ही सबका इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, एनवायरनमेंट के एग्जिस्टेंस में, क्योंकि गॉड कुछ भी चीज वेस्ट नहीं बनाता। ओके, तो अगर एक को भी इसमें क्या होता है, डैमेज होता है, तो वो पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, डैमेज होगा। आपकी बुक में पेज नंबर 43 पे एक सेक्रेड ग्रूव्स भी दिया हुआ है। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि एक वट पूर्णिमा करके एक त्योहार होता है, जिसमें जो हिंदू वुमेन है वो एक पीपल के पेड़ के आजू बाजू ऐसे घूम घूम के ऐसे धागे बांधते हैं, कुछ उसको जल भी चढ़ाते हैं, कुछ पूजा वूजा करते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, जो भी है, तो उसको बोला बहुत सेक्रेड मानते हैं। सेक्रेड मीन्स नॉट सेक्रेड गेम्स, हाँ, सेक्रेड मीन्स व्हाट, पवित्र, डिवाइन, जो हमने भगवान का समर्पित किया है। तो एक्चुअली अच्छा ही हुआ। अब देखो, वो धागा बांधने से पति की उम्र लंबी होती है नहीं होती है, वो दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन इससे ट्रीज की उम्र तो लंबी हो जाती है कि एटलीस्ट उसको हमने पूजा पाठ के लिए रखा हुआ, तो हम उसको काटेंगे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रूव्स के ही नाम पर कितने हजारों ट्रीज क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। More than 13,000 sacred groves have been reported in India. Again, there are some symbols. तुम्हें symbols देख के समझ में आ रहा होगा किसका अंदेशा दे रहे हैं ये, ग्रीन एनर्जी का। वेस्ट को डस्टबिन में ही डाले, कूड़ा कचरा ना फैलाए, है ना, स्वच्छ भारत अभियान,
ग्रीन एनर्जी, जहां जहां पर एनर्जी बच सकती है वहां वहां पर बचाएं। अगर लाइट्स यूज में नहीं है उसको बंद करें। सब्स्टिट्यूट यूज करें। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सब्स्टिट्यूट, मतलब कि जैसे कि पहले हम ट्रीज काटना पड़ता था हर फर्नीचर के लिए, लकड़े के फर्नीचर होते थे, दरवाजे खिड़कियां। आज हमारे पास क्या है, फाइबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, एल्यूमिनियम है, तो लकड़ा काटे बगैर भी काम चल रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, लकड़े का सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसकी जगह पर। कल के दिन तुमको कोई साइंस टू कोई और टीचर पढ़ाए, मैं ना पढ़ाऊं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूट, के मेरी जगह पर कोई और, ऑल्टरनेटिव, राइट। देन यूज साइकिल, सिर्फ बिल्डिंग के अंदर ही ना घुमाए, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, बिकॉज साइकिल इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट। क्यों, फ्यूल नहीं लगता, पोल्यूशन नहीं होता, है ना, मजा भी आती है। एंड द लास्ट वन इज सेव वाटर, जल है तो जीवन है। टैप चालू है, ब्रश कर रहे हैं, शावर चालू है, हम सोच में खड़े हैं, सब क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक हमारा महाराष्ट्र में ही है, बहुत फेमस है लातूर, जहां पे वाटर की इतनी ज्यादा स्कैर्सिटी है कि वहां पर तो फार्मर्स बेचारे पानी नहीं होने के कारण भी सुसाइड कर लेते हैं। पानी नहीं है तो उनके खेतों में फसलें नहीं उग रही है, घर में खान पान नहीं हो पा रहा है, पीने को नहीं है, राइट। बीच में एक और भी न्यूज आया था कुछ टाइम पहले कि बहुत सारे बर्ड्स भी क्या हुए, प्यास से मर गए। तो प्लीज सेव वाटर, क्योंकि जल है तो जीवन है, और किसी प्लैनेट पे नहीं है वाटर, ठीक है ना, तो कहीं जा भी नहीं पाओगे। देन देयर इज अ माय रोल इन एनवायरमेंट, ऑलवेज रिमेंबर आर मंत्र, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब क्या किया जाए, इस्तेमाल को कम किया जाए, दिस इज कॉल्ड 3R मंत्र, ठीक है। कम से कम में काम चलाएं, उसको फेंके नहीं, भंगार वाले को दे, ताकि क्या मिले, 5 रुपए नहीं, ताकि वो क्या किया जा सके, फिर से रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। और अगर और हम उसको क्या कर सके, रीयूज कर सके। 3R मंत्र, इससे क्या होंगे, जो वेस्टेज है, जो कचरा है, वो क्या होगा, कम होगा, और हम कुछ रिसोर्सेस बचा पाएंगे। Then there is a hotspot. What is a hotspot? Tethering, जो मांगते हैं फोन से नेट के लिए, ये tethering देना, वो है क्या हॉटस्पॉट? नो, हॉट स्पॉट मतलब कोई भी ऐसा रीजन जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स पाए जाते हों, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, वो क्या है, वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पर बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। समझ गए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज के प्लांट्स और एनिमल्स, बर्ड्स हैं जिनको बचाना बहुत ही जरूरी है। कितने सारे तो ऐसे होते हैं कि जो और कहीं नहीं पाए जाते मगर यहीं पाए जाते हैं। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी है जो सिर्फ गुजरात में ही, जैसे कि अपना लायन, जो लायन है, पहले 14 हॉटस्पॉट थे लायन के, आज के डेट में सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलता है लायन, ठीक है। राइनोसोरस सिर्फ आसाम में, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे कुछ जिनको बचाना बहुत जरूरी है। देन देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, मतलब कौन से स्पीशीज डेंजर में है, जिन पे खतरे की घंटी मंडरा रही है, उसमें से है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब कि वो स्पीशीज बहुत डेंजर है क्या, नहीं, मतलब कि उनका नंबर कम है
और उनको अगर नहीं बचाया गया तो नियर फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। रेयर स्पीशीज मतलब कि पहले से ही इनका नंबर क्या है, ये रेयरली पाए जाते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज मतलब इनका नंबर पहले से ही कम था और अभी तेजी से क्या हो रहे हैं, घट भी रहे हैं। इनडिटरमिनेट स्पीशीज मतलब कि ये इनका भी नंबर कम हो रहा है, पर ये इतने शाय नेचर के हैं कि इनको इनके बिहेवियर को हम समझ नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल स्क्विरल, गिलहरी, वो इतने ज्यादा शाय नेचर की, वो हार्डली कभी हमारे पास आती है या हमारे हाथ में आती है, तो उसका बिहेवियर हम समझ नहीं पा रहे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, उसको कोई बता नहीं पा रहे हैं, राइट। एक्चुअली हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। So this was all about environmental management from my end. Please go through the textbook, go through the laws given in your textbook, the stories, the tips, okay? And also there is exercise allotted to you at the end of this chapter. Please go through it. इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं मिलेंगे, सब काफी इजी है, सब हमने डिस्कस कर लिया।